नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं हुंकार। गॉड्स ओन कंट्री के नाम से मशहूर केरल में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। केरल के सांप्रदायिक सद्भाव की अक्सर मिसाल दी जाती है, लेकिन आज उसी केरल के कोच्चि में एक धार्मिक सभा को निशाना बनाकर सीरियल ब्लास्ट किए गए और अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन धमाकों में एक की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और खास बात यह है कि केरल में यह ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब कल ही मलप्पुरम में जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की तरफ से आयोजित रैली में हमास के एक नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल भाषण दिया। उधर कल ही कोच्चि में ईसाई धार्मिक सभा के दौरान हमास के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था और आज यह धमाका हो गया। पिछले कुछ साल के दौरान जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट की खबरें आनी लगभग बंद हो गई थी। यहां तक कि मोदी सरकार इसका डंका भी पीटती है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध के दौरान अचानक भारत में सीरियल ब्लास्ट की खबर परेशान करने वाली है। क्या हमास से हमदर्दी की वजह से देश में दहशतगर्दी की वारदात हुई? क्या केरल में ब्लास्ट का मिडिल ईस्ट कनेक्शन है? सीरियल ब्लास्ट वाली साजिश के पीछे आखिर कौन है? और सवाल यह भी है कि क्या इजराइल का सपोर्ट करने की वजह से ईसाई संप्रदाय के सम्मेलन में विस्फोट किया गया? आज इन तमाम सवालों के हुंकार में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। केरल में ईसाई प्रार्थना सभा पर आतंकी निशाना। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri. In that convention center, regional convention was happening. एक दिन पहले इजराइल को किया सपोर्ट, आज धार्मिक सम्मेलन में हुआ विस्फोट। जिस वक्त केरल में हुआ धमाका, दिल्ली में केरल के सीएम का इजराइल पर निशाना। A terror leader yesterday in Kerala, he was addressing a massive crowd in Kerala virtually. The Bharatiya Janata Party strongly condemns all this kind of activities. The state police is controlled by the government and they are all hand in glove with these terror organizations. केरल में धमाके के बाद देश में कई जगह अलर्ट। भगवान की भूमि पर धमाके के पीछे कौन? सीरियल धमाकों के पीछे किस किस शैतानी साजिश? क्या केरल में धमाके का मिडिल ईस्ट कनेक्शन है? हमास से हमदर्दी, इसीलिए देश में दहशतगर्दी। तो ये तमाम सवाल है जिसका देश जवाब जानना चाहता है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, केरल ब्लास्ट पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और उसने दावा किया है कि इन धमाकों को उसी ने अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर है और केरल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजित कुमार ने ये जानकारी दी है। तो केरल ब्लास्ट के मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर करके ये दावा कर दिया है कि इन धमाकों को उसी ने अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले में उस शख्स से पूछताछ हो रही है। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, ये कौन है शख्स, कब इसने सरेंडर किया और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, कई दोपहर के आसपास में 48 साल का शख्स है मार्टिन, जिसने त्रिशूर जिले के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचकर सरेंडर किया है। इस शख्स का कहना है कि ये भी इसी जो संप्रदाय है, जो सेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ, इसी संस्था से जुड़ा हुआ, जिसका ये प्रेयर मीटिंग था आज सुबह में, और वहां पर इसने ही, इसका दावा है, इसका कहना है, इसका कन्फेशन है कि इसने ही ये ब्लास्ट ट्रिगर किया। हालांकि इसके पूरे दावे की वेरिफिकेशन की जा रही है और उसकी जांच की जा रही है, उसकी तहकीकात की जा रही है। हमारी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई, पुलिस सूत्रों से बात हुई, वो ब्लास्ट से ठीक पहले वो घटनास्थल से निकलती हुई एक ब्लू कार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसी ब्लू कार में
जो ब्लास्ट करने वाला था वो घटनास्थल पे पहुंचा और घटनास्थल से वो ब्लास्ट से एंड पहले ये इस ब्लू कार में बैठकर निकल गया। पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिल चुकी है कि ब्लास्ट के लिए जो आईईडी है उसको एक टिफिन में छुपा कर रखा गया था और इस टिफिन नुमा आईईडी में ब्लास्ट कर धमाका किया गया। बिल्कुल, तमाम मामलों की जांच हो रही है, लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने सरेंडर किया और पुलिस अब उससे पूछताछ करे। बहुत शुक्रिया आशीष, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आकर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अब सवाल यही है कि क्या इस ब्लास्ट का मिडिल ईस्ट कनेक्शन है? सवाल यह है कि साजिश किसकी है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाजिया इल्मी जी, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ेंगी। दानिश कुरैशी जी हैं, नेता एआईएमआईएम। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हैं, अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी। और हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। विनय सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले मेजर जनरल के सिन्हा सर, आपके पास आ रहे हैं। कल ही जो ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा हो रही थी कन्वेंशन सेंटर में, वहां पर हमास के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। कल ही जो हमास का एक बड़ा नेता है खालिद मसाल, वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सभा करता है केरल के मलप्पुरम में, भाषण देता है और आज ब्लास्ट हो जाता है। ये संयोग है या फिर कुछ और है? ये संयोग नहीं है। देखिए, पूरा का पूरा ये केरला में हो रहा है, वो चीजें टोटल एब्सोल्युटली आपको पॉइंट करती हैं और आपको पूरा यदि इसका विश्लेषण करिए और इसकी तह तक जाएं तो सामने आएगी कि इसका लेना देना हमास से है। कि दुनिया के अंदर में लेफ्ट, एक चीज याद रखिए, लेफ्ट और एक इस्लामिक कट्टरता का जो आज मिलाप हुआ है, जो आप देख रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूके हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, ये जितने इन कंट्रीज में भी हो रहे हैं, वहां पर एक ऐसा धड़ा है जो कि पूरे के पूरे इन चीजों को करने में और पूरा मोबिलाइज करने में, और इसमें बहुत पैसा है। मनी इज द मेन फैक्टर। आपने कहा खालिद मसाल, कन्वेंशन सेंटर होता है यहोवा साक्षी। आपने एक नया मोड़ अभी बता दिया कि कोई मार्टिन है, डोमिनिक मार्टिन, उनका नाम आया है। नाम तो सुनने में आता है और कहा जा रहा है यहोवा साक्षी जो है, यहोवा विटनेस, ये जो क्रिश्चियनिटी की एक शाखा है, जिनका ये मानना है कि यीशु मसीह का वो उनका अलग धड़ा है, जो प्रोटेस्टेंट या दूसरे कैथलिक जो चर्चेस हैं उससे इनका ये मानना है, दूसरे तरह से ये सोचते हैं। उन्होंने पास किया कन्वेंशन सेंटर में कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये आपको ये पता होना चाहिए, यहूदी और क्रिश्चियनिटी जहां से निकले हैं, तो वहां पर इनका एक बहुत बड़ा जो को लेकर इस मुद्दे पर भी आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि कल वो इजराइल के समर्थन में और हमास के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं, और आज एक सेकंड और लूंगा जी। ये देखिए, आप जमाते इस्लाम की बात की, उन्होंने ये किया था और खालिद मिसाल उसमें बोल रहा था हमास के समर्थन में। तो एक बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस डेवलपमेंट है, इसको आप ब्रश साइड नहीं कीजिए। और फिर ये जो चीज अभी आ रही है, अभी बोलेंगे यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो तो बोलना शुरू कर देंगे कि मार्टिन है, वो तो उसी समुदाय को उन्हीं के पास जाते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, आपके पास आएंगे और विस्तार से हर चीज को समझेंगे। दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी, आपके नेता और आप लोग लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन को मानवीय आधार पर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और मानवीयता का समर्थन होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन का समर्थन करते करते अप्रत्यक्ष रूप से हमास का समर्थन हो जा रहा है और हिमाकत इतनी बढ़ती है कि अगर कोई फिलिस्तीन के बजाय इजराइल की बात कर ले तो धमाके हो जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये जो भी कुछ घटना घटी है, ये निंदनीय है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भी लिप्त हैं उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, चाहे जिसका भी वो धार्मिक केंद्र हो। लेकिन इस तरह से जो लोग भी निशाना बनाते हैं, मुझे लगता है कि वो समाज के अंदर में जगह पाने वाले लोग ये नहीं है। लेकिन दानिश जी, सवाल ये उठता है कि फिलिस्तीन पर अगर अटैक होता है तो वो तो आपको दिखता है, वो दर्द महसूस होता है,
लेकिन अगर इजराइल में बेकसूर मारे जाए तो वो आपको दर्द महसूस नहीं होता, अगर कोच्चि में घटना हो जाए तो आपके बड़े नेताओं को दर्द महसूस नहीं होता, बयान नहीं आते। ये कौन सा दर्द महसूस करने का, संवेदना कई पार्टों में बटी, क्या ये वाला दर्द महसूस क्यों नहीं होता आप लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बात में सच्चाई नहीं है। हम 2008 से लेके आज तक अगर देखें तो फलस्तीनियों की जो मौत हुई है वो अनकरीब 1.5 लाख लोग मारे गए हैं। मुझे बताइए, कभी आपने सुना ये जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं इनको कभी चर्चा करते हुए? कभी नहीं। सवाल ये है कि जब भी अगर इस तरीके की लड़ाई शुरू हुई है, चाहे हमास ने की हो चाहे जिसने भी, लेकिन उसके बाद आम लोगों को निशाना बनाना इजराइल सोल्जर्स के नाम पर, वो कितना मुनासिब है? तो हम वही उसकी तो मैं पूछ रहा मुखालिफत हूं करते कि हैं। और कोच्चि देखिए, में जो आम लोग निशाना बनाए गए उसका भी तो दर्द कहीं महसूस होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपकी बात शुरू करने से पहले मैंने अपनी बात कही कि भाई जो कुछ भी घटना गई है, ऐसी घटनाओं की मुखालिफत करते हैं, सख्त अल्फाज में मुखालिफत। ठीक है, मुखालिफत आप कर रहे, आएंगे आपके पास। विनय सिंह जी, हमास का बड़ा नेता जो पोलित ब्यूरो का सदस्य, संस्थापक सदस्य रहा है, वो 7 मिनट भाषण दे देता है और उसके वीडियो की चर्चा तब होती है जब कोच्चि में धमाका हो जाता है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, 35 घायल होते हैं, 1 की मौत हो जाती है। ये फिलिस्तीन के समर्थन में जो विरोध हो रहे हैं या समर्थन में नारे लग रहे हैं, उसको हल्के में लेना भारी पड़ रहा है क्या? और देश भाई, बड़ी साधारण सी बात है। जमाते इस्लामी हिंद नाम का एक संगठन है जिसका स्टूडेंट विंग है एसवाईएम का उस कार्यक्रम से संबंध है जिसमें हमास के एक लीडर को उन्होंने आमंत्रित किया वर्चुअल रूप से। अब देखिए, एसवाईएम से की तरह ही एसआईओ एक है इनका, जमाते इस्लामी हिंद का। उसके पहले सिमी होता था, सिमी पर प्रतिबंध लग गया। सिमी भी एसवाईएम की तरह ही उनका एक विंग था, एसवाईएम यूथ विंग है, एसआईओ स्टूडेंट विंग है, उसी तरीके से सिमी था। सिमी आतंकवादी संगठन है और वो जेआईएच का स्टूडेंट विंग होता था। पीएफआई पे हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगा है, सिमी पीएफआई हो गया। तो कुल मिला के ये खिचड़ी है। जमाते इस्लामी हिंद इन सारे आतंकवादी संगठनों की भारत में मां है। जमाते इस्लामी हिंद पे जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और एक बात और समझिए, ये बात कानून और गैर कानूनी बातों की करते हैं। हमारा संविधान थोड़े सॉफ्ट प्रोविजंस हैं उसमें। ऐसे संगठन उन संविधान के सॉफ्ट प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात मतलब लीगल हो, लीगली फिट हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मोरली भी अच्छा हो। ये संविधान आपको अगर ये अधिकार नहीं देता है, ठीक है, एक दायरा है जिसमें आप हमास के किसी व्यक्ति को लाकर सुन लें, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमोरल नहीं है। लेकिन विनय सिंह जी, संविधान की बात तो ठीक है, आ गई, उस पर बात हो गई, लेकिन अगर हमास का नेता आकर 7 मिनट भाषण दे देता है और इस तरीके की तमाम चीजें हो जाती है और घटना का संज्ञान किसी ब्लास्ट के बाद होता है, तो ये भी तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। इस पर भी तो देखना पड़ेगा। अवधेश भाई, हर बात को इंटेलिजेंस के मत्थे नहीं मर सकते। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों के पीछे आप इंटेलिजेंस अधिकारी नहीं लगा सकते। इस समाज में जब तक चेतना नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में। लेकिन विनय सिंह जी, ये तो पता करना पड़ेगा ना कि किसी सभा में अगर एक आतंकवादी संगठन का बड़ा नेता बोल रहा है, अगर एक आतंकवादी संगठन का बड़ा नेता बोल रहा है तो वो सामान्य घटना नहीं हो सकती ना। वो मैं वही कह रहा हूं अवधेश भाई कि ये एक आतंकी घटना है जो ब्लास्ट का है, और मुझे हजम नहीं हो रहा है जो जिस व्यक्ति ने आकर के अपनी जिम्मेवारी ली है वो क्यों, क्रिश्चियन समाज नाम से क्रिश्चियन लगता है, वो क्यों ऐसे अपने ही प्रेयर मीटिंग में आकर के ब्लास्ट करेगा। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि स्टेट पुलिस के बस का नहीं है, एनआईए निश्चित रूप से आएगी क्योंकि आईईडी ब्लास्ट है और दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कानून का बहाना बना करके जमाते इस्लामी हिंद जैसे संगठन जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, ये खतरनाक है। जैसे सिमी पे प्रतिबंध लगा, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा, वैसे इनके मातृ संगठन जमाते इस्लामी हिंद पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, यहाँ गलती है एजेंसी। बिल्कुल, एजेंसीज पर भी आएगी, गलती कहां हो रही है। और हमारे साथ चर्चा में शाजिया अलमी जी भी जुड़ गई, प्रवक्ता बीजेपी। मैम, आपको बहुत स्वागत है। और सवाल यही है कि पूरा विपक्ष लगभग लामबंद है और सभी ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन होना चाहिए और उसके पक्ष में तमाम नारेबाजी भी हुई, रैलियां भी निकले, जिंदाबाद भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्ष कह रहा है कि भारत तो फिलिस्तीन का समर्थन करता था, अचानक से भारत ने अपनी विदेश नीति बदल दी है, तो क्या यह बदली हुई विदेश नीति का नुकसान है या फिर कुछ और हो रहा है जिसे समझने की जरूरत है?
देखिए, जो भी इस तरह की बात कह रहा है आज के दौर पे भारत के संदर्भ में, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। भारत ने हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है। भारत के 92 से इजराइल के साथ रिश्ते बने हैं, उससे पहले से हमारे रिश्ते रहे हैं। और जहां तक बात है महमूद अब्बास की, बाकायदा प्रधानमंत्री जी उनसे भी मिले, वो हमारे देश में भी आए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे रिश्ते जो हैं दोनों। मेरी आवाज आ रही है आप जी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको। हेलो जी, तो आप तो ये जो भी ये कह रहा है वो गलत बयानी है। हमारे इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। इजराइल ने हमारा बहुत साथ भी दिया है जब भी बात होती है इंटेल शेयरिंग की और बहुत सारी और चीजों को लेकर। सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात नहीं है, चाहे हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स हो, इजराइल और भारत का साथ रहा है। महमूद अब्बास जी जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड हैं, पैलेस्टीन के अभी मुखिया हैं, उन्होंने भारत की हमेशा तारीफ की है। भारत ने इस बार भी 40 करोड़ टन से ज्यादा राहत कार्य का मटेरियल, जिसमें बिल्डिंग बनाने का, अस्पताल के कामों का, जरूरी एसेंशियल सप्लाईज भेजे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें करना ऐसे मौके पे, और देखिए क्या नतीजा हो रहा है उसका। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसे वक्त पे जब एक हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो मिडिल ईस्ट नहीं है, हमारे लिए वो पश्चिम एशिया है। 2 ऐसे मुल्कों से जिनसे हमारा बहुत पुराना राब्ता है और दोस्ती है। आप सोचिए कि हम लोग इस तरह से बजाय अपने देश की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उस पुराने रास्ते भी आएंगे, जिम्मेदारी से उसका खैर मकदम करते हुए इस दुआ के साथ कि और सिविलियन मैं खत्म करने दीजिए मेरी बात को। आप सोचिए, बहुत ही शर्म की बात है कि उसमें भी जब इतने ज्यादा संजीदा हालात हैं और इतने दर्दनाक हालात हैं, उसमें भी घी डाल रहे हैं और उसमें भी ओटी सियासत कर रहे हैं। बजाय ये कहने के हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल में जब इतनी जाने गई, सिविलियन जाने गई, फौरन ट्वीट किया। जब गाजा में हमला हुआ तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा महमूद अब्बास से बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। बिल्कुल हाफिज नूर अजीज, सवाल ये है कि देखिए तमाम चीजें हैं जो साजिदा जी ने कही, बातें वो आपने सुनी, लेकिन सवाल है कि जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं, क्योंकि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में गाजा पट्टी में किसका अधिकार है वो सबको पता है, गाजा पट्टी से फायरिंग किसने की, अंदर कौन घुसा इजराइल के, सबको पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन के समर्थन के बहाने हम उन आतंकवादियों का समर्थन किए दे रहे हैं जिन्होंने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा? जी बिल्कुल, आपसे हाफिज जी। पहली बात तो जो केरल में हुआ है ये कायरता भरा हमला है और इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ऐसे हम लोग की बाकायदा केंद्रीय सरकार अच्छी तरीके से सही ढंग से जांच कराए कि जिसका नाम अभी आपने बताया है इसके पीछे कौन है। ये अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत बड़ी लावी हो सकती है। वो लावी कहाँ की है, कैसी है, ईमानदारी से निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, फिलिस्तीन के लोग मारे जाएं बेकसूर या इजराइल के मारे जाएं, दोनों मजलूम हैं और दोनों को मारने वाला जालिम है। चाहे वो फिलिस्तीन के बच्चों को मारने वाला हो, चाहे वो इजराइल के बच्चों को मारने वाला हो। लेकिन हमारे यहाँ रणनीति क्या है? हमारी यहाँ रणनीति ये है कि अगर फिलिस्तीन के लोगों ने या किसी संस्था ने इजराइल पर हमला किया तब तो वो आतंकवादी है, और इजराइल 1948 से अब तक मारता आ रहा है तो वो आतंकवादी नहीं है। 2008 से लेकर के और 2020 तक का डेटा निकालिए। बहुत सही बात हाफिज जी कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लड़े आपस में इजराइल और फिलिस्तीन और बम फूटे केरल में, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये क्यों हो रहा है? उधर फूटे इधर क्यों फूटे? नहीं, ये मैंने आपसे पहले कहा इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा कि हमास के नेता ने केरला में एक कोई मशाल, खालिद मशाल है, उसने जो अपनी तकरीर की, वर्चुअल तकरीर की, इसका मैंने खंडन किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे देश में। भाई जब एक संस्था विवादित है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका उसको आतंकवादी मान रहा है, हमारा पूरा मीडिया आतंकवादी कह रहा है, मीडिया ने कई देशों ने हाफिज जी उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगर आतंकवादियों को कोई अपनी सभा में बुला रहा है
तो क्या ऐसे लोगों का किसी भी तरीके से समर्थन हो सकता है? वो उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी देखना चाहिए कौन है। लेकिन ईमानदारी से आतंकवादी एक को नहीं, आतंकवादी दोनों को कहिए आप। इजराइल जो मजालिम डाला है वो आतंकवादी को नहीं है। हमें हैरत और अफसोस इस बात पे है। ठीक है। मेजर जनरल के सिन्हा सर, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके की पूरी घटना हुई और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि हमास का एक बड़ा नेता आकर मलप्पुरम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन दे देता है। क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जिन लोगों ने ऐसे व्यक्ति को बुलाकर बयानबाजी करवा दी और उसके बाद का रिएक्शन आप देखिए पूरा देश देख रहा है? एब्सोल्युटली। और ये केवल उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पूरा का पूरा ये सीरियल ब्लास्ट का जो मामला था, काफी दिनों से ये कंट्रोल में था, अंडर कंट्रोल था। ये बहुत दिनों के बाद ये एक तरह का सीरियल ब्लास्ट है। 3 सीरियल ब्लास्ट हैं। इसके पहले केरला से ही एक अब्दुल नसार मदनी का नाम आता है, जो पीडीपी के चेयरमैन थे, और वो ने जाकर के बैंगलोर में 9 सीरियल ब्लास्ट कराया था 2008 में, और वो अभी छुट करके आए हैं, उनको केरला में पहुंचे हैं। तो जो एनआईए है, एनएसजी है, इनको ये देखना होगा कि ये किसी तरह भी आग ना फैले, क्योंकि आग फैलने में, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में ओपन तरीके से जब आपने कह दिया 7 अक्टूबर का, देखिए कौन आतंकवादी है? आतंकवादी वो है जो आकर के आपके जब पीस की सारी मीटिंग चल रही है, गाजा पट्टी 2005 में छोड़ा है इजराइल ने अपने पूरे सेटलमेंट को हटा करके, और वहां पर उस तारीख को वो पीस एंड लव के लिए वहां बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल, सारे जितने भी वहां पर किबुच होते हैं, वो किबुच के अंदर में जो 3 से 4 किलोमीटर, और वहां पर लव की एंड और किसके लिए था? ये फिलिस्तीनियों के लिए ना, यही, क्योंकि वहां 30,000 लोग वर्क करने आते थे, और वहां पर लोगों को उनको परमिट मिला हुआ था। मगर उसके ऊपर में जो नहनसहार हुआ है, जो नंगा नाच हुआ है बच्चों को, महिलाओं को, तो बैटल तो वहां से है। इजराइल दानिश कुरैशी जी, एक तरफ पीस एंड लव की बात हो रही है, दूसरी तरफ पैराग्लाइडर से आतंकवादी घुस जाएं और नरसंहार करे, ऐसा जिसकी तस्वीरें देखकर व्यक्ति दहल जाए। क्या ऐसे लोगों का समर्थन हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या है हमारे यहाँ कि कुछ लोगों की समझ में ही नहीं आता। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चोले में ऐसे हुए कि कुछ कहना मुश्किल है। मुझे ये बताइए, कोई भी घटना जो आतंकवाद की मुखालिफ है, उसको कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं किसी भी रूप में? चाहे भारत में तो बर्दाश्त करने की क्षमता है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो पीएफआई के बैन होने पर आंसू बहा रहे थे, ऐसे भी लोग हैं जो एनकाउंटर्स पर आंसू बहा देते हैं, ऐसे भी लोग थे जो सीमे के आतंकी मारे गए तो भी आंसू बहा देते हैं। तो भारत में तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो दुखी हो जाते हैं आतंकवादियों के मरने पर। देखिए दो लोगों की आपने बात की। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है इनको किसी को मार देने का हक नहीं है, क्योंकि सजा देने का काम अदालत का है, पुलिस का काम नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम नहीं है। ये क्या ये जो आतंक का साइड इफेक्ट होता है या डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उसको भी कई चश्मों से देखा जाता है क्या, कि किधर से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, किधर से हमारा फायदा होगा? नहीं, ये कुरैशी साहब जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का स्टैंड देख लीजिए ना, फिलिस्तीन और इस हमास पे क्या है। कुरैशी साहब के पिछले रिकॉर्ड्स उठा के सुन लीजिए ना, पीएफआई पे और सिमी पर इनके विचार क्या हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वॉर जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है। भारत को वॉर ग्राउंड क्यों बना रहे हैं? कौन लोग हैं जो इतने उत्तेजित हो जा रहे हैं कि भारत को वॉर ग्राउंड बनाने के चक्कर में है? और दूसरी बात कहता हूं, फिलिस्तीन और हमास इजराइल के झगड़े में, अरे भाई किसी उन दोनों के आपस का झगड़ा है, और किसी के पास गोली थी, गोली चलाया, और सामने वाले के पास बम था तो बम मार दिया। गोली चलाते समय आपको मानव अधिकार और बच्चे ध्यान में नहीं थे, तो बम मारने वालों को भी ध्यान में नहीं थे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भारत का जो रुख है, भारत नैतिक रूप से समर्थन दे रहा है इजराइल को, लेकिन
वह इस बात से भी दुखी है कि इस युद्ध में गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं। जी। भारत का रुख तो देखिए, मुझे लगता है दुनिया को सीखने की जरूरत है। भारत न किसी के समर्थन में न किसी के विरोध में है। हमास जैसे आतंकवादी संगठन के खिलाफ भारत है। ठीक, दानिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश जी एक छोटा कमेंट आप दे दीजिए। उसको लेकर के भारत दुखी और चिंतित भी तो है। देखिए, हमारे लोग को पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि शायद उनके पास ये इल्म नहीं है कि न सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि सारी दुनिया का मुसलमान जो है वो ये चाहता है कि फलस्तीन में की जो जगह है वहाँ अमन अमान कायम, क्योंकि ठीक है, आप सभी के पास आएंगे और सवाल यही बुनियादी है कि समझ में नहीं आता इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में आखिर भारत को बैटल ग्राउंड कौन बनाना चाह रहा है और ये साजिश किसकी है। सवाल ये है आज का कि आखिर ये जो दहशत फैली केरल में उसका जिम्मेदार कौन है, साजिश किसकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट मामले पर। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में ब्लास्ट को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री सभी दलों के साथ बैठकर इस घटना पर बातचीत करेंगे। आगे किस तरीके से कदम बढ़ाए जाएं उस पर बातचीत होगी। तो केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट पर यह बड़ी खबर आ रही है कि केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी दलों से इस संबंध में बात की जाएगी। शाजिया अलमी जी आपके पास आ रहे हैं। आपने कहा कि भारत हर पक्ष को देख रहा है, वो इजराइल के साथ भी खड़ा है क्योंकि वो आतंक के से पीड़ित हुए। वहीं फिलिस्तीन में जो आम लोग मारे जा रहे हैं उनके समर्थन में भी भारत ने अच्छी खासी मदद डॉलर्स में भी भेजी है और राहत सामग्री में भेजी है। लेकिन सवाल यह है कि आंतरिक मोर्चे पे कैसे चूक गए, ये घटना कैसे हो गई। जी, मेरे जैसे कि कुलीग्स ने भी इसके बारे में जिक्र किया है पहले भी, और ये बयानात भी आए हैं केरला से। एक कुछ ऐसा माहौल हमारे देश का बन रहा है कि हम सुन भी रहे हैं, आप ही के पैनल में इसकी चर्चा हो रही है बाकायदा इस बात का इससे बचने की कि कम से कम हमारे मुल्क में इस तरह की जहरीली सोच और इस तरह से हमेशा जो जंग लड़ने का जो एक पूरा एक जो प्लान बना रहता है वो ना आए। यहाँ बजाय यहाँ पे अमन और शांति हमेशा बनी रहे, बजाय उस बात को आगे करने के इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में जो हो रहा है देख रहे हैं हम लोग कि दोनों देशों के जो बाकायदा औरतें हैं, बच्चे हैं, कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं। क्या हो रहा है उससे सीखने के बजाय यहाँ पे ये जो विपक्ष है इसमें भी सियासत सोच रहा है और सिर्फ और ये रेडिकलाइजेशन जो लगातार बढ़ा है इस जगह में। और क्यों बढ़ा है? वही सस्ती गलीज वोट बैंक की राजनीति। हमारे एक साथी हैं जो अभी पैनल में मुझसे पहले बोल रहे थे ब्रेक से पहले कि पूरे देश दुनिया भर के मुसलमानों को साथ जाना चाहिए। भैया आप अपना देश देखेंगे, अपने घर की अमन देखेंगे, आप देखेंगे क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या आप सबको बता देंगे उस दहशत के रास्ते में चलो? आपको तो सिखाना चाहिए अस्सलाम वालेकुम का मतलब ही है मैं पीस बी ऑन यू। शर्म आती है कहते हुए किस तरह की हिदायत आप दे रहे हैं कि सबको लग जाना चाहिए जंग के रास्ते में। ये सवाल है यही तो कहीं बाहर हो और मुझे भारत को बैटल ग्राउंड कौन बना देता है? पॉलिटिक्स हो गई है हमारे देश में। और मैं देखिए दिक्कत क्या है भारत को, शाजिया जी खत्म करे तो मैं शुरू करूं। और वो मासूम है वो, लेकिन दिमाग वहीं पे। ठीक है दानिश अपनी बात पूरी करिए। देखिए शाजिया जी जो बात कह रही है ना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। दिक्कत आके ये खड़ी है कि अभी तक आप देखिए मोदी जी ने जो घटना घटी 7 अक्टूबर की उसका खंडन किया, लेकिन अभी तक क्या मोदी जी ने हमास के का खंडन किया? नहीं किया। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, क्यों मोदी जी उस पर स्टैंड नहीं ले रहे? दानिश जी पूछ रहे हैं कि हमास पर क्यों नहीं बोला जाता? अरे भाई साहब आपको पता नहीं, देखिए नहीं अच्छा, तो दानिश जी इसलिए पूछ रहे हैं, मैंने बयान किया, मैं फिर से बता सकती हूँ पूरे। अब मुझे लगता है तो इतने ज्यादा पर हमें इस सवाल से वो बच रहे हैं कि क्यों चाहते हैं फसाद हो देश में, क्यों आप चाहते हैं फसादात कराना, क्यों आप चाहते हैं मुसलमानों को इस रास्ते में झोंकना। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मोदी जी ने तो गाजा के लिए भी और इजराइल के लिए भी जो कहना था कहा है और बाकायदा डीहाइफनेट करके दोनों रिश्तों के साथ रिश्तों को कायम किया है। और चाहे महमूद अब्बास हो या बेंजामिन नेतन्याहू हो,
दोनों के साथ हमेशा अमन और शांति की बात की है। भारत अपने को विश्व का मित्र कहता है और दोस्त की तरह आगे बढ़ता है और उसके जीरो टॉलरेंस टेररिज्म का है। आप मोदी जी तो टेररिज्म के खिलाफ बोलते हैं, आप तो टेररिज्म के हक में बोल रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप क्यों आतंकवाद के साथ हैं? आप क्यों चाहते हैं देश में आतंक फैले? आप क्यों चाहते हैं ऐसी जहरीली बातें हो जिसकी वजह से आम मुसलमान, आप हिंदू, आम क्रिश्चियन मरे? क्यों चाहते हैं आप? ये बताइए, आप किस तरह की जलील सोच है आपकी? आपको लगता है राजनीति का आप जस्टिफाई करती है? कोई भी राजनीति, कोई भी सियासत, जवाब ले लेते हैं दानिश कुरैशी का। जस्टिफाई करता है कि एक मासूम की मौत हो। अगर हम अच्छे हिंदू होते या मुसलमान होते या क्रिश्चियन होते या यहूदी होते, बात खत्म करें अपनी, तो मैं शुरू करूं। आप आग में घी डाल रहे हैं। ठीक है, वो सीधा उनका कहने का लबुलुआ भी है कि आप लोग आग में घी डाल रहे हैं, आपको चिंता किसी की नहीं अपनी है। कितना है कितना शैतानी काम है आपका ये। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। ठीक है साजिया, जवाब ले लेते हैं उनसे। दानिश जी, अब देखिए दिक्कत क्या है कि शाजिया जी ने बड़ा जोरों खरोश से जो बात रखी है ना, दरअसल इस देश के राजनीति में लोगों का विभाजन करने का जो नीति बनाई वो भारतीय जनता पार्टी के कोर में रही है। देश में दो समुदाय के बीच में एक धार्मिक स्थान को निशाना बनाकर सत्ता बनाने की राजनीति करने वाले हमसे बता रहे हैं कि देश में अमन अमान कैसे होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। बताइए बाबरी मस्जिद पे क्या स्टैंड है आपका? क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? बातें करो हर वक्त, वजह ये कि अच्छी बात करो, लोगों को साथ जोड़ के रखो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, आगे बढ़ने की बात करो, अच्छे काम कर लीजिए। कभी क्या करना चाहते हैं? इसी तरह से जीतेंगे इलेक्शन? यही तरीका है इलेक्शन जीतने का? यही तरीका रह गया आपके पास? यही तरीका रह गया है? फसादी सोच, शैतानी सोच। ठीक है साजिया जी, दानिश जी को एक बार सुन लेते हैं, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर आगे आपका। बोलूंगी, मुझे इतना अफसोस होता है, ये हमेशा ऐसी अगर आप दोनों साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी साजिया, उनको सुन लेते फिर आएंगे आपके पास। दानिश जी, देखिए मुझे तो इतना ही कहना है कि जो लोगों ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के विभाजन का 90 के दशक की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे, आपको याद हो तो, बाबरी मस्जिद वाले मूवमेंट में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मूवमेंट में थे। ये करने वाली राजनीति आज बात अमन अमान की बात करते हैं। अब सोच फिर पॉलिटिक्स ही नजर आ रही है, इंसानियत की फिक्र है, वही पॉलिटिक्स करनी की पॉलिटिक्स। आप जो है मरवानों का काम करते हैं लोगों को, ये काम है आपका। अरे फिर भाई क्या जवाब है कोई? नहीं मैं एंकर से कहूंगी, जवाब है, जवाब है, आप अपनी बताइए। आप ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। हजूर अहमद जी, जो दोनों मेहमानों के बीच बहस हो रही है उसमें दोनों ये बात कह रहे हैं कि अपने वोट बैंक के लिए एक वर्ग को इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कैसे कर रहा है वो हिसाब है। क्या आपको भी लगता है कि केवल वोट बैंक की मजबूरी है जो किसी को कोई स्टैंड और किसी को कोई स्टैंड लेने पे मजबूर कर रही है? सब अलग धारा में बह रहे हैं। मेरे से सवाल है क्या? मेरा सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही कि जिसको जो धारा पसंद आ रही उसमें बह रहा है, एक होकर देश को बचाने के बजाय? अवधेश जी किससे सवाल है? हाफिज नूर जी, आपसे मेरा सवाल है। देखिए ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो हमारा देश एक तरफ फिलिस्तीन के लिए इमदाद भेज रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, जैसे भी शाजिया इल्मी जी बहुत गरज करके और जिस अंदाज में दानिश भाई से बातचीत कर रही थी, मैं शाजिया जी के साथ आज पहली बार डिबेट में बैठा हूं। मुझे ये हैरत है कि इस तरह से बातें की जाएंगी। आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। आप अपनी विफलताओं को मुसलमानों के पीछे कब तक आप छिपाती रहेंगी? इस पर आपने दिया ध्यान? बोर्ड की राजनीति धर्म के नाम पर कौन कर रहा है ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से कौन लोग देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे। ये सब सामने है। पीएफआई की बात अभी चल रही थी, मैं तो खुल करके कह रहा हूं पीएफआई को पर बैन होना चाहिए, और पीएफआई पर बैन हुआ है, सही हुआ है। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की बातचीत कर रहे हैं उन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? ये दोहरी रणनीति क्यों है? जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बाबाओं को लॉन्च किया है,
वो उन बाबाओं की जबानों मैं जवाब दे दूं? गंभीर आरोप है कि आप लोग दोहरी रणनीति अपना रहे हैं और बाबाओं की लॉन्चिंग हो रही है। मैं सबसे पहले देखिए मेरी पूरी सुनिए, मैं आपको बता दूं, मेरी पूरी जिंदगी इस पीस और अमन का जो कॉज है, का जो मकसद है, उस पर समर्पित है। और मैं कहना चाहती हूँ फिर से, ये बात आप भाजपा की कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि हमेशा फसादों की बात करना, हमेशा फितनेबाजी करना, हमेशा मुसलमानों को भड़काना। और बात तो मुझे बोलने दीजिए, मैं सुनी मैंने आपकी बात को, सुनिए। और भाजपा में भाजपा ने क्या किया है, आपने फितनेबाजी की है, मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। भाजपा ने क्या दिया गया है, भाजपा ने बाकायदा चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे हमारी जितनी भी नीतियां हो, 34% से ज्यादा जो है ऐसे बोल नहीं पा रही, लगातार बोल रहे हैं। मैं एक एक करके बात करूंगी, ठीक है, एक एक करके बात करूंगी, मुझे बोलने का जवाब तो सुन लीजिए आपने आरोप गंभीर लगाए का मौका दिया जाए, तो जवाब तो सुन लीजिए। आपने बोला कि बीजेपी बाबाओं को लॉन्चिंग करती है, तो सुन तो लीजिए जवाब। शाजिया जी 20 सेकंड चाहती हूँ जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग बाबाओं को लॉन्च करते हैं, दोहरी रणनीति अपनाते हैं। बस मैं 2 बातें कहूंगी, सुनना पड़ेगा आपको। ये असलियत है, ये असलियत है। आप ये लोग वही हैं, ये चाहते हैं मुसलमानों को गुर्बत और जहालत और दहशत में रखना, ताकि वो दहशत गर्दी करें। और मैं उस ख्यालात से हूँ कि जैसे कि हमारी पार्टी ने बाकायदा, बावजूद इसके कि सिर्फ 14% मुसलमान हैं जो लाभार्थी हैं, चाहे वो आवास योजना हो या फिर शिक्षरता को लेकर काम हो या फिर आम मुसलमान बच्चियों के लिए काम हो या स्कॉलरशिप्स हो, 34% से ज्यादा बेनिफिशरीज मुसलमान हैं, अपनी तादाद के प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा बढ़कर। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं गरज रही थी ना, वो मेरी दिल की आवाज है, आप जैसे पाखंडियों के खिलाफ। क्योंकि मुझे नफरत है आपकी सोच से, मुझे नफरत है कि आप अपनी कौम के साथ यानी कि मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को आप सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी के दायरे के अंदर रखते हैं। आपने कभी साइकिल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। आप वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगे, बिल्कुल अमन और शांति की अपील करें। आप यहाँ पे फितनेबाजी कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो तमाम बातें इस वक्त हो रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन ये धमाका उस वक्त में हुआ है के कृष्णा जी, जब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन दिल्ली में हमास के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और उधर धमाका हो गया, बम फट गया। क्या फिलिस्तीन के इस पूरे मामले का राजनीतिक वर्गीकरण हो रहा है, उस वजह से लापरवाही हो गई, या राज्य से लेकर केंद्र तक इंटेलिजेंस में बड़ी चूक हुई है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स के हिंदू मुस्लिम की हम करें। देखिए, आपने 2 बातें उठाई हैं। क्या ये बहुत बड़ा चूक है? चूक इसलिए माना जाएगा कि देखिए कहाँ आप जब चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट जो कि लेफ्ट लिबरल इसको उसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, जिसमें खालिद मसाल का नाम आ जाएगा, आपको जमात इस्लामी का नाम आ जाएगा, ये पूरा ट्रेंड विश्व में चल रहा है। ये ट्रेंड नहीं चल रहा है अभी। क्या हिंदू मुस्लिम में यहोवा साक्षी जो है, यहोवा के साक्षी, ये यहोवा विटनेस प्रेयर कन्वेंशन एक क्रिश्चियनिटी का समूह है जहां के ऊपर उनके प्रेयर में ये हुआ है, धमाका हुआ है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा, ये आपने कहा ना कि ये बिजन साहब यहाँ दिल्ली में निकाल रहे हैं, तो हमास के पीछे छिप करके पूरे लोग इसको तुरंत ले आए। फिलिस्तीन का मुद्दा उठ सकता है। आप आज हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है पूरे विश्व में जी। और देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज हो रही है मिडिल ईस्ट में। 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम, मगर कोई भी अरब देश इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग जॉर्डन नहीं दौड़ रहा है ना जिस तरह से हम। वहां तो ब्लास्ट नहीं हुआ अभी तक तो मैंने कोई ब्लास्ट नहीं देखा वहां ना। ये हमारे देश में क्यों हो रहा है? और वो भी यहाँ पे एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म का अभी केंद्र बनता जा रहा है। केरला का नाम अभी नहीं, बार बार आता है जिस तरह से सिमी है, पीएफआई है, जिस तरह से वहां पर। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ा है। ये सवाल बहुत अहम है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केरल ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है, सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील, ऐसी कायराना हरकतों के खिलाफ
देश एकजुट है। तो प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है और ये एक कायराना हरकत है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील है। ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि हिंसा की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। शाजिया जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सभ्य समाज में हिंसा की जगह नहीं है और सरकार कड़ी कार्रवाई करे इस मामले में। बड़ा आसान है, जब बम धमाका हो जाए और किसी मासूम की जान चली जाए तो ये ट्विटर करके मैसेज कर देना। उससे पहले प्रियंका गांधी जी क्या कह रही थी, किस तरह से लोगों को बाकायदा कह रही थी कि जो हिंदुस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है और क्या क्या हो रहा है, किस तरह से एक मजहब और एक पक्ष का साथ ले रही थी, कि जानते हुए कि ना ये सही वक्त है ना फोरम है इस तरह की बातें करने का। लेकिन साजिया जी जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि वो बार-बार फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उनको? क्या आपको लग रहा है किस फायदे से लोग ऐसा कर रहे हैं? सारे मुस्लिम देश करते खत्म, पूरे मुसलमान, पूरे बिल्कुल देखिए जितने भी मुसलमान देश हैं और जितने भी क्रिश्चियन देश हैं, जितने की और देश हैं, वो सब पूरी तरह से भारत के लोहे को मानते हैं और ये लोग हैं हमारे घर के अंदर। सोचिए जो आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साजिया जी अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो विपक्ष तो सवाल सरकार से ही पूछेगा। खेल रहे हैं और लपटों को लेके आ रहे हैं भारत में और यहाँ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। प्रियंका गांधी जैसे लोगों को और इंडिया अलायंस के जो साथी बैठे हैं इनको शर्म करनी चाहिए। गलीज लेकिन साजिया जी अगर धमाका हो जाएगा तो विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? अपील तो आपसे ही करेगा। ठीक है, अविनय सिंह सर सवाल ये उठ रहा है जो बात अभी के सिन्हा सर कह रहे थे, के सिन्हा सर जो कह रहे थे कि फिलिस्तीन का बार-बार जो समर्थन राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे? किसका फायदा किसका नुकसान है? विनय जी आपसे सवाल है। अवधेश जी, मुझे लग रहा है कि ये दूसरी जगह का झगड़ा अपने यहां लड़ने की जरूरत नहीं है। केरल को कहते हैं ना कि भगवान का देश है, खुदा का देश है, तो एक बात समझिए, ये जो आतंक है ये खुदा का विरोधी है और खुदा जो है ये आतंक के विरोधी है। इसलिए आप कोई खुदाई का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई किसी भगवान और देवी देवता और किसी अल्लाह का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप हिंसा का समर्थन करते हैं तो आप जानवर हैं जी। आप अपने देश में हिंसा करते हैं तो और इस तरह की आतंकी घटनाओं में किसी तरीके से मोरली या फिजिकली इन्वॉल्व है तो आप देशद्रोही हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और रही बात, मुझे लगता है कि जो बातें घुमा घुमा करके जो लोग जलेबी बनाते हैं ना, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक बात मैं कहूंगा, अभी भी बात आई, इस देश में अधिकतर मुस्लिम के संगठनों ने PFI पे प्रतिबंध का समर्थन किया था जी। तो ये बात नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन देश विरोधी हैं। अधिकतर मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये साजिश किसकी और मिडिल ईस्ट कनेक्शन इसका क्या है? और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जांच भी चल रही है, लेकिन जमहूरियत की जो जंग है राजनीति वाली वो भी जारी है। निगाहें लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। हुंकार में फिलहाल इतना ही।